भविष्य उन लोगों का है जो अवसरों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। ये शब्द एलेनोर रूजवेल्ट के हैं, लेकिन आज की हमारी जो गहन चर्चा है ना, उसके केंद्र में भी यही सोच है। एक ऐसा देश जिसे हम दशकों से एक खास पहचान से जानते आए हैं, वो अब मतलब नए मौकों की तरफ देख रहा है। हाँ बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। दुनिया तो उन्हें ज्यादातर तेल और गैस के लिए ही जानती है ना। सही कहा। पर अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी ग्लोबल पोजीशन को एक नई दिशा देने की कोशिश में है। बिल्कुल। वो अपनी जो तेल वाली पहचान है, उससे आगे बढ़कर अपने विशाल खनिज भंडारों पर फोकस कर रहे हैं। खास तौर पर वो खनिज जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, जो अब तक ज्यादातर अनदेखे ही रहे हैं। और आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। उसमें इसके कई पहलुओं का विश्लेषण है। और देखिए, ये समझना उन सबके लिए जरूरी है जो ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी ट्रांजिशन और जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव हो रहे हैं, उन पर नजर रखते हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर जो उम्मीदवार UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से है। बहुत ही प्रासंगिक हो सकता है। ये आजकल का एक बड़ा मुद्दा है। सही। तो आज हमारा मिशन यही है कि सऊदी अरब की ये जो महत्वाकांक्षी खनिज रणनीति है, इसके अलग अलग पहलू, आर्थिक, ऊर्जा, डिजिटल, रक्षा और भू राजनैतिक, इनका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करें, जैसा ORF के लेख में है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जी। तो सबसे पहले ये पूरी रणनीति टिकी है सऊदी अरब के विजन 2030 पर। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसका सीधा मकसद है तेल पर जो उनकी निर्भरता है उसे कम करना। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, और इस विजन में खनिजों को एक मेन पिलर की तरह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से। और इसके जो आर्थिक असर हैं वो भी काफी बड़े हो सकते हैं। ORF लेख के हिसाब से अनुमान ये है कि माइनिंग सेक्टर का विस्तार और जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता का विकास, हाँ, प्रोसेसिंग, वो साल 2030 तक सऊदी अरब की GDP में, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में, करीब करीब 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। 75 बिलियन डॉलर, ये तो 2024 के अनुमान से लगभग 50 बिलियन ज्यादा है। ये तो वाकई अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर लगता है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रही थी कि सिर्फ खनन नहीं, प्रोसेसिंग पर इतना जोर क्यों है? हाँ, यही तो बात है। और यही इस रणनीति का एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, खदान से सिर्फ खनिज निकाल लेना एक बात है, हाँ, लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसमें असली रुकावट अक्सर प्रोसेसिंग क्षमता की कमी होती है। मतलब निकाले गए मेटल को इस्तेमाल लायक बनाने की क्षमता। यहीं पर चीन का दबदबा है। सऊदी अरब इसी अहम कड़ी पर फोकस कर रहा है। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ कच्चा माल बेचकर नहीं रहना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेसिंग में महारत हासिल करने से क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज रिवाइव होती हैं, जैसे हाई पावर मैग्नेट बनाना, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी वगैरह। अच्छा। ये सब विजन 2030 की जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, उसके बिल्कुल केंद्र में है। उनका लक्ष्य पूरी मिनरल वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाना है, सिर्फ शुरू में नहीं। समझ गया। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा ऊर्जा की तरफ आते हैं, क्योंकि वहां भी बड़े बदलाव चल रहे हैं। सऊदी अरब का अपना एक महत्वाकांक्षी एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी। 2030 तक 130 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य है, जिसमें से आधी यानी करीब 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से लाने का प्लान है। और यहीं पर देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स फिर से कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। वो कैसे जुड़ता है इससे? देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है ना, हाँ, उनके लिए इन खनिजों की जरूरत पड़ती है, भारी मात्रा में। चाहे वो सोलर पैनल हो, विंड टर्बाइन हो या बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अच्छा। इतना ही नहीं, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स जो EV और टर्बाइन में लगते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पुर्जे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स, और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, EVs, इन सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स खूब इस्तेमाल होते हैं। तो सऊदी अरब के अपने एनर्जी टारगेट्स पूरे करने के लिए ये जरूरी है। ओह, यानी ये अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करेंगे और एक नया एक्सपोर्ट मार्केट भी बनाएंगे। तो क्या ये एक तरह से आत्मनिर्भर साइकिल बनाने की कोशिश है? निश्चित रूप से। और यहाँ सिर्फ क्लीन एनर्जी लक्ष्यों की बात नहीं है, इसका एक बड़ा फाइनेंशियल कारण भी है, खासकर सऊदी अरब जैसी इकोनॉमी के लिए। तो वो क्या? अगर वो अपनी घरेलू खपत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना कीमती तेल और गैस बचा सकते हैं। हाँ, ये तो है।
और इस बचे हुए तेल और गैस को वो पेट्रोकेमिकल्स में बदल सकते हैं, जिनका एक्सपोर्ट कच्चे तेल से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर और क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सोचा समझा तालमेल लगता है। बिल्कुल सही। ये एनर्जी और मिनरल स्ट्रैटेजी एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। चलिए अब एक और उभरते हुए सेक्टर पर आते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनने में आया है कि सऊदी अरब डेटा सेंटर्स बनाने में भी बहुत पैसा लगा रहा है। हाँ, ये भी विजन 2030 का एक बहुत अहम हिस्सा है। उनका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, पाइफ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, हाँ, PIF। उसने देश में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाने के लिए $6 बिलियन के भारी निवेश की घोषणा की है। $6 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ऐसा क्या खास है सऊदी अरब में जो उसे डेटा सेंटर्स के लिए इतना इतना आकर्षक बनाता है? इसके कई कारण हैं और ORF लेक में भी इसका जिक्र है। पहला, उनके पास पहले से ही तेल गैस पर आधारित एक मजबूत बिजली ग्रिड है जो डेटा सेंटरों को लगातार बिजली दे सकता है। अच्छा। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, उनके पास दुनिया में सबसे कम लागत पर रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की क्षमता है। इससे डेटा सेंटरों का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तीसरा, पानी की कमी वाला देश होने के बावजूद उन्होंने समुद्री पानी को साफ करने यानी डिसैलिनेशन और वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी महारत हासिल कर ली है। ये डेटा सेंटरों के कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा, उनकी लोकेशन। भौगोलिक स्थिति कैसे मदद करती है इसमें? देखिए, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका मतलब MENA रीजन और यूरोप के बीच एक तरह से ज़मीनी पुल जैसा है, लैंड ब्रिज। और दुनिया के कई बड़े अंडर वाटर डेटा केबल्स जो हैं वो उनके तटों से होकर गुजरते हैं। ये सब मिलकर उसे डेटा ट्रैफिक और डिजिटल सर्विसेज के लिए एक बड़ा रीजनल हब बनने का मौका देते हैं। और इस डिजिटल सपने में खनिज कहाँ फिट होते हैं? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है। ये जो मॉडर्न डेटा सेंटर्स हैं, इनको बनाने और चलाने के लिए कई क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर कूलिंग सिस्टम, बिजली के उपकरण, सब में। अच्छा। तो अगर सऊदी अरब इन खनिजों का अपने ही देश में माइनिंग और प्रोसेसिंग करने में कामयाब रहता है, तो ये न सिर्फ उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ता बनाएगा, बल्कि उसे मिनरल्स की एक ज़्यादा सुरक्षित और फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन का फायदा भी देगा। ये उन्हें दूसरे देशों पर एक रणनीतिक बढ़त दे सकता है। समझ गया। मतलब अपनी जमीन के नीचे दबे खजाने से वो भविष्य की डिजिटल साम्राज्य की नींव रख रहे हैं। वाह। अब आते हैं रक्षा और भू रणनीतिक पहलू पर। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हाल की खोजों से पता चला है कि सऊदी अरब में भारी दुर्लभ मृदा तत्व यानी हेवी रेयर अर्थ्स के अच्छे खासे भंडार मौजूद हैं। रेयर अर्थ्स? हाँ, इनमें डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे तत्व शामिल हैं। ये मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स के लिए खासकर हाई पावर मैग्नेट और लेजर सिस्टम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसका रणनीतिक महत्व क्या हो सकता है? इसका एक बड़ा नतीजा ये हो सकता है कि सऊदी अरब भविष्य में अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कम से कम एक हिस्सा अपने ही देश में बना सके, लोकलाइजेशन कर सके। अच्छा। इन जरूरी कच्चे मालों तक घरेलू पहुंच उन्हें रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकती है और लंबे समय में देखें तो ये भू आर्थिक प्रभाव डालने का एक शक्तिशाली औद्योगिक जरिया भी बन सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर सऊदी अरब इन रेयर अर्थ को सफलतापूर्वक निकालने और प्रोसेस करने में कामयाब हो जाता है, तो एक डिफेंस पार्टनर के रूप में उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कई पश्चिमी देश इन तत्वों के लिए अभी चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाँ, ये तो है। तो सऊदी अरब का एक वैकल्पिक स्रोत बनना उसे एक ज्यादा मूल्यवान स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना सकता है। इससे भविष्य में हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मौके भी बन सकते हैं, क्योंकि एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी अक्सर रणनीतिक साझेदारी पर ही मिलती है। ये लक्ष्य तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? मतलब दुनिया भर में देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में कई गंभीर चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे? हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे एक तो ये कि ये संसाधन दुनिया के कुछ ही देशों में है, जिससे सप्लाई चेन में रिस्क रहता है। सही। दूसरा, प्रोसेसिंग क्षमता की दुनिया भर में भारी कमी है, खासकर चीन के बाहर। तीसरा, माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, भारी पूंजी निवेश चाहिए। फिर इन कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और पर्यावरण की चिंताएं भी हैं। पानी की बहुत जरूरत होती है, खासकर सूखे इलाकों में,
और इस टेक्निकल फील्ड में स्किल्ड लोगों की भी कमी है। तो ORF लेक के विश्लेषण के हिसाब से सऊदी अरब इन मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है? उनके पास अपनी क्या ताकतें हैं? हाँ, लेक इस पर रोशनी डालता है। सऊदी अरब अपनी कुछ खास स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पहला है संसाधन आधार। उनके पास अनुमानित $2.5 ट्रिलियन का विशाल घरेलू मिनरल भंडार है, जिसका अभी पूरी तरह पता लगना बाकी है। $2.5 ट्रिलियन। हाँ। दूसरा, प्रोसेसिंग क्षमता। इस क्षेत्र में अनुभव कम है, लेकिन वो विदेशी मदद से इसे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जैसे अमेरिका की रेयर अर्थ कंपनी MP मटेरियल्स के साथ MOU साइन किया है। और हाँ, उनके पास तेल और गैस सेक्टर से प्रोसेस इंजीनियरिंग का दशकों का अनुभव है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, उनका सॉवरेन वेल्थ फंड बहुत बड़ा है और वो लंबे समय के निवेश के लिए जाने जाते हैं। वो खोज के लिए इंसेंटिव भी दे रहे हैं। चौथा, ऊर्जा। उनके पास फॉसिल फ्यूल तो है ही, साथ ही दुनिया की सबसे सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भी बन रही है। इससे वो क्लीन माइनिंग और प्रोसेसिंग कर सकते हैं अपनी डीकार्बनाइजेशन कमिटमेंट्स के साथ। और पानी का क्या? पानी की कमी है, लेकिन वो डिसैलिनेशन और वाटर मैनेजमेंट में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, जो माइनिंग के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में मानव संसाधन। वो बड़ी माइनिंग कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं और जॉइंट वेंचर से नॉलेज ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विदेशी एक्सपर्ट्स और सहयोग पर निर्भरता अभी भी काफी ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। सऊदी अरब अभी भी कई चीजों के लिए बाहर के सहयोग पर निर्भर है, जैसे अपने इतने बड़े इलाके का जियोलॉजिकल सर्वे करने और मिनरल मैप बनाने के लिए वो काफी हद तक चीनी एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं। अच्छा। और जैसा मैंने कहा, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और क्षमता बनाने के लिए वो अमेरिकी और दूसरी पश्चिमी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये जो निर्भरता है, इसे कम करना उनके लॉन्ग टर्म सफलता के लिए बहुत जरूरी होगा। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? सऊदी अरब इन सब कोशिशों से दुनिया में अपनी क्या जगह बनाना चाहता है? उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो खुद को क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में एक ग्लोबल हब बनाएं। ORF लेख में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने पहले बैटरी कंपोनेंट्स के लिए एक कमोडिटी एक्सचेंज बनाने का आइडिया दिया था। कमोडिटी एक्सचेंज? हाँ, शायद मार्केट में पारदर्शिता लाने और कीमतें स्थिर करने के लिए। इसी तरह वो इस सेक्टर के लिए इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने में भी एक्टिव रोल निभा सकते हैं। लक्ष्य ये है कि रियाद एक ऐसा सेंटर बने जहां इस नए सेक्टर के बिखरे हुए नियम कायदों को एक सिस्टम में लाया जा सके। और ये उनकी इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV रणनीति से कैसे जुड़ता है? ये सीधा जुड़ता है। सऊदी अरब ग्लोबल EV मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। उनकी अपनी EV कंपनी सियर है। हाँ, सुना है। PIF और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर। हाँ, वो बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनाना चाहते हैं। इसके अलावा PIF ने अमेरिकी EV कंपनी लूजिड मोटर्स में भी काफी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। तो अगर सऊदी अरब बैटरी के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल अपने ही देश में निकालकर प्रोसेस कर लेता है, तो ये उनकी EV कंपनियों को लागत और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देगा। और यहीं पर फ्रेंडशोरिंग की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। फ्रेंडशोरिंग का मतलब है अपनी सप्लाई चेन को दोस्त देशों में ले जाना या उनसे जोड़ना ताकि रिस्क कम हो। सऊदी अरब कई पश्चिमी और एशियाई देशों के लिए एक आकर्षक फ्रेंडशोरिंग पार्टनर बन सकता है, जैसे अमेरिका, EU, ब्रिटेन, भारत, जापान। हाँ, ये सब देश क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन या दूसरे अस्थिर इलाकों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। और ये देश ढूंढ रहे हैं लचीली सप्लाई चेन, एनर्जी ट्रांजिशन में पार्टनर, मैन्युफैक्चरिंग बेस को फैलाना और क्रिटिकल मिनरल्स का सुरक्षित भंडार। बिल्कुल सही। सऊदी अरब इन सब जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे रिसोर्स नेशनलिज्म बढ़ रहा है, सऊदी अरब इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मूल्यवान विकल्प और एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी होगा कि सऊदी अरब अपने तरीके को चीन के कथित मॉडल से अलग दिखाए। मतलब जिस पर आरोप लगते हैं कि वो सप्लाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब को एक पारदर्शी, जिम्मेदार और भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर अपनी इमेज बनानी होगी। अब जरा रीजनल लेवल पे भी देखें। खाड़ी में ही UAE की भी अपनी क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी है, तो क्या यहाँ कोई कंपटीशन है? हाँ, कुछ हद तक कंपटीशन तो है ही, ये तो स्वाभाविक है। UAE भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इन मिनरल्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मौका भी है। ORF लेख इस बात पर जोर देता है कि सऊदी अरब और UAE के बीच अगर एक मजबूत सहयोग का ढांचा बने तो दोनों को फायदा हो सकता है। कैसे? निवेश, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्स,
इन सब का क्लस्टरिंग यानी इनको एक साथ लाने से एक शक्तिशाली रीजनल इकोसिस्टम बन सकता है। इस क्लस्टरिंग या समूहीकरण से क्या लाभ होगा? देखिए, अगर ये दोनों खाड़ी देश अलग अलग चीन जैसे बड़े और पहले से जमे हुए खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे तो उनके संसाधन बंट सकते हैं। क्लस्टरिंग से वो अपनी ताकतें मिला सकते हैं, बड़े पैमाने की बचत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं। और ये IMEC कॉरिडोर से भी जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों देश भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC जैसे प्रोजेक्ट्स के केंद्र में है, जो डेटा सेंटर, क्लीन एनर्जी और लचीली सप्लाई चेन पर फोकस करते हैं। यानी मिलकर काम करने पर ज्यादा फायदा है। निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रयासों को सपोर्ट करके और अपनी अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करके अबू धाबी और रियाद दोनों अपनी मिलीजुली ताकत का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप खाड़ी सहयोग परिषद GCC के लिए एक रीजनल मिनिमम प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद कर सकती है, जिससे निवेश और ज्यादा आकर्षक बनेगा। सऊदी माइनिंग मिनिस्ट्री के जो प्रस्तावित मिनरल इनोवेशन पार्क और ग्रीन मेटल हब हैं, वो इस तरह के सहयोग के लिए अच्छे शुरुआती मंच हो सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सऊदी अरब की ये जो बड़ी खनिज रणनीति है, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? अगर संक्षेप में कहें तो ये एक मल्टी डायमेंशनल और दूर तक सोचने वाली स्ट्रैटेजी है, जिसके कई लक्ष्य हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये एक मल्टी डायमेंशनल और दूर तक सोचने वाली स्ट्रैटेजी है, जिसके कई लक्ष्य हैं। पहला, तेल पर निर्भरता कम करके इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। हाँ, दूसरा, अपनी एनर्जी ट्रांजिशन लक्ष्यों के लिए जरूरी मिनरल रिसोर्स जुटाना। तीसरा, अपनी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं, खासकर डेटा सेंटर इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत बेस बनाना। और चौथा, डिफेंस कैपेबिलिटीज बनाना और लोकलाइज करके अपनी स्ट्रैटेजिक आज़ादी बढ़ाना। और पांचवां, इन सब के जरिए ग्लोबल स्टेज पर एक नया जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फायदा हासिल करना। और इसका अंतिम विश्लेषण क्या कहता है? अगर ये कामयाब होती तो इसका क्या महत्व होगा? देखिए, अगर सऊदी अरब इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो ये ग्लोबल रिसोर्स और एनर्जी पावर की डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वो तेल के बाद अब क्रिटिकल मिनरल्स के भी एक बड़े ग्लोबल खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि ORF लेख भी कहता है, इसकी सफलता पूरी तरह से इसके सही इम्प्लीमेंटेशन, तकनीकी मुश्किलों से निपटने की क्षमता, एनवायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड्स को मानने और स्थायी इंटरनेशनल सहयोग बनाने पर निर्भर करेगी। क्या इसमें कोई चिंता की बात भी हो सकती है? एक संभावित चिंता ये उभर सकती है कि अगर सऊदी अरब इस फील्ड में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है तो ये कुछ जरूरी खनिजों के ग्लोबल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का और ज्यादा भौगोलिक संकेंद्रण कर सकता है। मतलब सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक नए सेंटर के बनने तक ही रह जाए तो लॉन्ग टर्म रिस्क बने रह सकते हैं। ये वाकई ग्लोबल लेवल पर एक बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने लायक डेवलपमेंट है। UPSC उम्मीदवारों और करंट अफेयर्स में रुचि रखने वालों के लिए सऊदी अरब की ये रणनीति ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और बदलती जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, जैसा हमने बताया, हमारी ये चर्चा ORF में प्रकाशित लेख पर आधारित थी। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। विचार करें, सऊदी अरब की इस क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी की सफलता या विफलता भारत की अपनी एनर्जी ट्रांजिशन योजनाओं, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन सुरक्षित करने की कोशिशों और मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्यों को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसके कई असर हो सकते हैं जिन पर सोचना जरूरी है।